हेलो एवरीवन। IBACIO के जो टॉप जीके के ऐसे सवाल हैं जो नॉलेज से करने बहुत मुश्किल थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग एलिमिनेशन ट्रिक्स के इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो में सीखेंगे कि उन्हें कैसे करना था। आप इस वीडियो में अपने एलिमिनेशन ट्रिक्स की जो भी आपने वीडियो को देखा है हमारी, उन एलिमिनेशन ट्रिक्स को आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें। अगर आपका IB का पेपर सामने है अभी तो आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है, और अगर आपके CGL का या SSC के दूसरे एग्जाम्स का भी पेपर है तो बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो एलिमिनेशन ट्रिक्स सीखी उनका प्रैक्टिस निरंतर आपको करते रहना बहुत 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 ज़रूरी होता है। याद रखेंगे IBACIO का ये जो नोटिफिकेशन है 2023 में आया था और इसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में करवाया गया था। तो ये सारे आपके PYQs ही हैं। इसमें मैंने आपके GK वाले भी सवाल उठाए हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा आपका पेन पॉइंट अभी के लिए करंट अफेयर ही होगा जो IB के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है इतना वास्ट आता है। आपके 20 सवाल हैं, उनमें से सारे सवालों को आप नहीं जान पाओगे। एग्जाम में थोड़ा आपको ट्रिक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ टाइप का सवाल है, क्योंकि ये जो डांसिंग गर्ल फिगरीन है, डांसिंग गर्ल, और अभी बहुत ज़्यादा जो फेमस हो रहा है क्या, प्रीस्ट किंग। ठीक है, तो ये जो फिगर्स हैं इनके आपका बिल्कुल हाइट पूछ रहा है, और नॉलेज से इस सवाल को करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी कठिन काम है। लेकिन आप एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हो, जैसा मैंने आपको सिखाया था कि जो सिमिलर ऑप्शंस हैं उनके बीच में आप ढूंढना है। ये देखो, ये सिमिलर है और ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है अगर ये भी मुझे बताना पड़ रहा है तो आपकी रीजनिंग बहुत वीक है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आप प्रोबेबिलिटी को 50% पर लेकर आ गए हो। यही पॉइंट होता है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन आपको सही आंसर तक शायद ना पहुंचाए, लेकिन गलत ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर करवा देता है। तो मैं इसके साथ जा सकता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी। आप 50-50 में अगर चीज़ों को लेकर के आओगे तो फिर मेरे हिसाब से आपको श्योर शॉट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला ये सवाल है, आप देखो लंबा चौड़ा सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड, एकदम खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है। आमतौर पर ऐसे सवालों को देख करके लोग इसे भाग जाएंगे, इससे छोड़ देंगे, पर मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाता हूँ जिसे हम आगे और ज्यादा रिफाइन करके समझेंगे। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है तमिलनाडु का है और लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मे बी, शायद आपको पता हो, शायद आपको ना पता हो। ठीक है, शायद ये सेकंड लार्जेस्ट हो, शायद फर्स्ट लार्जेस्ट हो, मुझे नहीं पता। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी काफी जनरल और जेनरिक टाइप की स्टेटमेंट दे रहा है। बट थर्ड स्टेटमेंट देखो, इसमें क्या है, अचीव 275 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे पहले तो ये एक नंबर है, एक डेटा है, इसे गलत करना बहुत आसान है। हमें करेक्ट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, यानी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करते जाना है। आप देखो, 275 की जगह हो सकता है 175 हो सकता है 375 हो, 200 हो, 500 हो, हमें नहीं पता। दूसरी बात, क्या ये 2022 के साथ भी कुछ खेल तमाशा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यानी कि यहाँ पर डेटा जिसे आसानी से जिसे बदला जा सकता है, ये बहुत सारा डेटा यहाँ पर है। तो इस स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेटा फैक्ट्स बहुत ज्यादा, डेटा फैक्ट्स को इजीली यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। अगर हम इस स्टेटमेंट को गलत मानते हैं तो ये आपके एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट होगा और ये भी एलिमिनेट हो गया। सीधा सीधा आप आंसर तक पहुंच जाओगे अगर आप इसे एलिमिनेट करने का हिम्मत दिखाते हो एग्जाम हॉल में। अब एग्जाम हॉल में आपका दिमाग चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि समय थोड़ा कम होता है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपने एलिमिनेशन ट्रिक्स की कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। तो हमने जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस पे एलिमिनेशन लगाया है। आपको उसमें जाकर प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए उन वीडियोस को देख करके, तभी आप एग्जाम हॉल में, एग्जाम के प्रेशर में आपका दिमाग इतने घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगा कि आप इसको पकड़ पाओ एग्जाम हॉल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। फिर देखो, ऐसे स्टेटमेंट वाले बहुत सवाल वहां पर दिए गए थे और आपको इस बार भी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस काफी गिरेंगे, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। अब देखो, यहाँ पर 4-4 स्टेटमेंट है। एग्जाम हॉल में हो सकता है चारों स्टेटमेंट्स आप पढ़ो ना पढ़ो, बहुत मुश्किल वाला काम होता है। अंडर नेपाल इंडिया ट्रीटी ट्रेड ऑफ 2009, चलो मे बी 2009 को गलत किया होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हम इसे यहाँ पर मार्क कर लेते हैं या अपने दिमाग में रखेंगे कि चलो यहाँ पर एक रेड फ्लैग है, यहाँ पर एक चीज गलत हो सकती है। फिर अगला यहाँ पर एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आप देखो, ठीक है, भूटान वगैरह, ये वो 1949 है, ये भी है। क्या पता हमें पता है या नहीं पता है, काफी टफ चीज है जो आप जान पाओगे एंटिल एनालिस्ट, आप UPSC वगैरह की तैयारी करते हो। इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ट्रेड विथ इन द रूपी विथ नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान। ये थोड़ा सा जेनरिक टाइप का स्टेटमेंट है। अगर आपने थोड़ा भी न्यूज फॉलो किया है तो आप समझ सकते हो कि इसमें कुछ गलत होने की चांसेस काफी कम है। अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट, इंडिया इज पार्ट ऑफ बीमस्टेक। चलो, बीमस्टेक के बारे में बेसिक चीज आप पढ़कर जाते हो, विच एम्स टू ब्रिज साउथ एंड वेस्ट एशिया। अब देखो, यहाँ पर सीधा सीधा आपको एक गलत स्टेटमेंट मिल गया, क्योंकि बीमस्टेक जो है वो साउथ एशिया और बहुत से बहुत साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ थोड़े कॉपरेशन की बात करता है। यहाँ वेस्ट एशिया से बीमस्टेक का कोई लेना देना नहीं है। तो ये मुझे श्योर शॉट पता है कि ये वाली जो चीज है ये
ये बिल्कुल 100% गलत है। अगर मैं इसे गलत मानता हूँ, अब स्टेटमेंट नंबर 4 को गलत मानता हूँ कि देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, सीधे आप आंसर तक पहुंच गए। यानी आमतौर पे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे सवालों को वो पढ़ते नहीं, एग्जाम में बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है उनको। पर अगर आप थोड़ा इसमें समय दोगे, मैं मान सकता हूँ कि आपको ये पूरा स्टेटमेंट एग्जाम के प्रेशर में पढ़ने में 30 से 40 सेकंड लग जाएगा। बट आप सोचो 30 से 40 सेकंड आप एक मैथ्स के सवाल को दोगे, उसमें सवाल सही होगा गलत होगा इसके काफी चांसेस आपके हाथ में नहीं है। बट अगर ऐसे स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से पढ़ते हो, दिमाग लगाकर पढ़ते हो, जो दूसरे लोग नहीं करने वाले हैं, तो आपके बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। क्योंकि ये कोई बहुत खतरनाक फैक्ट नहीं था। बीमस्टेक के बारे में अगर आपने बेसिक भी पढ़ाई की है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस आपके पास है, तो आप बिल्कुल इस सवाल को सही कर सकते थे। ठीक, अगले सवाल में बढ़ते हैं। ये देखो स्क्रीनशॉट लेना पड़ा था, इसलिए पहले ही यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हाईलाइट हो रहा है, बट मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूँ। देखो नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान की बात हो रही है, ठीक है, इसने ऐसे ऐसी चीजें की। अब इसमें 4 स्टेटमेंट है, चारों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज, काफी जेनरिक स्टेटमेंट है, ठीक है। फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान है तो मे बी हो सकता है कि हम जो प्रेजेंट रिसोर्सेस है उनको तो हम बचाएंगे। इंप्रूव फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये भी जेनरिक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगला क्या है, एक्सपैंड फॉरेस्ट एरिया बाय ट्री प्लांटेशन ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड ओनली। क्यों, हम पेड़ लगाना एक अच्छी बात है, तो क्या हम सिर्फ इसे नॉन फॉरेस्ट लैंड में बढ़ाए, फॉरेस्ट लैंड में हम पेड़ क्यों नहीं लगाएं? ये मुझे अजीब स्टेटमेंट लग रहा है और इसे मैं यहाँ पर मार्क कर लूंगा। यहाँ पर एक रेड फ्लैग है कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। स्ट्रेंथन द पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये भी काफी जेनरिक स्टेटमेंट बोल रहा है, पॉजिटिव बात बोल रहा है। तो 1 2 4 होने के चांसेस सही होने के चांसेस है, 3 के गलत होने के चांसेस है। जब मैं 3 हटाता हूं तो ये हटता है, ये हटता है, ये हटता है, मैं सीधा सीधा करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ पाता हूं। लेकिन मुझे यहाँ क्या, मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, जैसे मैंने आपको समझाया था, लैंड्स ओनली। यहाँ पर एक्सट्रीम कीवर्ड है, एक्सट्रीम कीवर्ड प्लस जिसे मैं पूरे स्टेटमेंट के साथ पढ़ूंगा। सिर्फ एक्सट्रीम कीवर्ड देखकर मुझे इसे एलिमिनेट नहीं करना है। मैं इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट को पूरे स्टेटमेंट के साथ, मैं एक्सट्रीम कीवर्ड को जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अजीब बात कर रहा है, इसका सेंस नहीं बना रहा है इस एक्शन प्लान के साथ में। ठीक है, तो थोड़ा मुझे कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा मैं एक्सट्रीम कीवर्ड को आइडेंटिफाई करूंगा, उसके साथ मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है और हमसे पूछ क्या रहा है। हमेशा एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक नहीं करना, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसके साथ भी आपसे बहुत खेला जाएगा। इसलिए प्लीज इसे ध्यान से पहले पढ़िएगा कि आपसे करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, उसके बाद एलिमिनेशन की तरफ जाइएगा। ठीक है, चलो अगले तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन एम्स टू इरेडिकेट ओपन डेफिकेशन एंड इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है, स्वच्छ भारत मिशन में ओपन डेफिकेशन को हटाने का एक मेजर कंपोनेंट है। आप सबने आसपास के, अगर आपके गांव वाले इलाके होंगे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी लोगी। ये आप एक तरीके से समझ लो कि कॉमन नॉलेज वाली चीज ही बन गई। तो ऑप्शन 1 मुझे सही लग रहा है, क्योंकि बहुत जेनरिक स्टेटमेंट और बहुत सही स्टेटमेंट की बात कर रहा है। अगला क्या है, द स्मार्ट सिटीज मिशन फोकसेस ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट टू क्रिएट रेप्लिकेबल मॉडल फॉर अदर सिटीज। मे बी स्मार्ट सिटीज मिशन जो है सिटीज की बात कर रहा है, सस्टेनेबल इंक्लूसिव मॉडल यानी जेनरिक चीजों की बात कर रहा है। 100% आपको नहीं भी पता, फिर भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक जेनरिक स्टेटमेंट है, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, तो इसके सही होने के ही चांसेस है। हालांकि मैं इसमें छोटा वाला टिक लगाता हूं क्योंकि 100% मुझे नहीं पता। अगले क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत 2.0 स्कीम जो है वो 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई है। पीरियड है क्या, 5 इयर्स का, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर इतना टू फाइनेंशियल ईयर इतना। आप देखो इसमें गलत करने लायक कितनी चीजें हैं। क्या पता ये अमृत 2.0 ना होकर 3.0 हो, ठीक है। क्या पता ये 1 अक्टूबर के जगह 2 अक्टूबर हो, 3 अक्टूबर हो। क्या पता 2022 के जगह 21 हो, 20 हो। क्या पता ये 5 इयर्स का पीरियड ना हो, 6 इयर्स का हो, 10 इयर्स का हो। क्या पता फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है कहीं और से स्टार्ट हो रहा हो। क्या पता एंडिंग फाइनेंशियल ईयर कुछ चेंज हो। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें गलत हो सकती है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है इसमें रेड फ्लैग से ही भरा हुआ है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 रेड फ्लैग आपको इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट में मिल रहे हैं। तो इसको तो मैं गलत मानूंगा ही मानूंगा। जब मैं इसे गलत मानता हूं तो ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप जा सकते हो। तो देखा आपने, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अभी यहाँ पर एग्जाम हॉल में आप नहीं हो, आप प्रेशर में नहीं हो, तो इसीलिए आपके लिए चीजें करना आसान है। बिल्कुल सही बात है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। पर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा इस चीज में आप महारत हासिल कर लोगे। अदरवाइज करंट अफेयर वाले सवाल मेरे भाई समझ लो, कितना भी पढ़कर चले जाओ उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर करंट अफेयर तो नहीं निकलने वाला। स्टैटिक जीके शायद फिर भी निकाल लाओगे, करंट अफेयर में ऐसे नहीं कर पाओगे अगर आपने ये सारी चीजों को नहीं प्रैक्टिस कर रखा है। इसीलिए एलिमिनेशन ट्रिक्स की जो मेन वीडियो थी वो जरूर पहले देख लेना। उसमें मैंने सारे ट्रिक्स को सिलसिलेवार तरीके से एक्सप्लेन किया है और फिर यहाँ पर आकर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अलग अलग एग्जाम के शिफ्ट्स में लगा करके। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में सवाल है। ऑफ मेन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज डैश। अब देखो ये थोड़ा इजी टाइप का सवाल है, जिसने सेंसस अच्छे से पढ़ा उसे शायद याद भी होगा, बट अगर मैं मान लूं कि आपको नहीं याद है,
अब देखो मैंने एक ट्रिक आपको सिखाया था कि आंसर जो है एक तो सिमिलर ऑप्शंस पहले ढूंढो, अगर सिमिलर नहीं मिल रहा तो जो अपोजिंग ऑप्शंस होंगे ना आंसर उन्हीं दोनों में से कुछ होगा। आप देखो यहाँ अपोजिंग ऑप्शंस आपको क्या मिल रहे हैं, लेस देन और यहाँ पर ग्रेटर देन, ये दोनों अपोजिंग ऑप्शंस हैं, बिल्कुल इसके बीच में ही आपको आंसर ढूंढना है। और बिल्कुल ये कॉमन सेंस वाली भी बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेन और वुमेन की दोनों की इक्वल नहीं होगी, ये बहुत अनलाइकली सिनेरियो है, क्योंकि एक तो मेन की पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है, फीमेल की कम है, तो बिल्कुल एक बराबर होने की संभावना रियल वर्ल्ड में काफी कम है। दोनों में या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू का ही साइन लगेगा। ये ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल भरने के लिए दिया हुआ है, बिल्कुल उल जलूल बचकानी बात कर रहा है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 के बीच में आपको जाना है, आप जिसके साथ जाना चाहो जा सकते हो, मैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, 50-50 पे हम प्रोबेबिलिटी ले आए हैं, हमें ओवरऑल देखना है कि हमें कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलो नीचे वैसे करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, जिन क्वेश्चंस में करेक्ट ऑप्शन विजिबल नहीं है वहां पे, और वो मैंने गेम वाला म्यूजिक हटा दिया, बहुत सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलो वैसे एडिटिंग का भी ज्यादा काम करना पड़ता था, एडिटर को भी प्रॉब्लम होता था। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात कर रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, बस इतना कीवर्ड आपको पता है। आई होप ग्रीन रेवोल्यूशन की बेसिक नॉलेज तो सबके पास होगी, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिक्स भी नहीं पता होंगे। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं तो देखो, सेल्फ सफिशिएंसी क्या एक पॉजिटिव इफेक्ट है? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है पॉजिटिव तो है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आमतौर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन आप क्या जानते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन देश में चल रहा था उस वक्त देश का मूड कैसा था, देश की गवर्नमेंट कैसी थी, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करती थी। इवन कह लो कि काइंड ऑफ कम्युनिस्ट ही थी, लोग भी कम्युनिस्ट होते थे, गवर्नमेंट भी कम्युनिस्ट होती थी, लोग आज भी कम्युनिस्ट ही रह गए। आज भी कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई बिजनेस सेटअप करता है, इंडस्ट्रियल काम करता है, पैसे कमाता है, तो क्या समझा जाता है कि लोगों के पैसे चुरा रहा है। ये बेसिकली यही सोच है। आज भी सोसाइटी जो है काफी सोशलिस्ट माइंडसेट की है, पर उस वक्त जो है गवर्नमेंट भी काफी सोशलिस्ट माइंडसेट की हुआ करती थी। तो सोशलिस्ट समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ये काफी अनलाइकली सिनेरियो है। दिस इज वेरी वेरी अनलाइकली सिनेरियो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स में शायद आ भी जाए, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ होगा, इसके चांसेस कम बनते। तो मैं बी को हटा सकता हूं। एम्प्लॉयमेंट एक पॉजिटिव इफेक्ट है, बिल्कुल। आप ग्रीन रेवोल्यूशन करोगे, खेती किसानी करोगे, तो आज भी देश में सबसे ज्यादा लेबर फोर्स को अब्जॉर्ब करने का काम क्या करता है? एग्रीकल्चर ही करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन तो हुआ ही था, ये तो सही बात है ही। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ऑप्शन बी को हटा पा रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन बी उस वक्त के लिए अनलाइकली सिनेरियो है। उस वक्त ऐसा मुश्किल लग रहा है कि ऑप्शन बी यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम होगा। जब मैं बी को हटाता हूं तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर सीधे आप आंसर तक पहुंच गए। ठीक, चलो वैसे ये बहुत ज्यादा कोई टफ सवाल था नहीं, लोग आपने जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी उसको ये सब पता होगा, बट मैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एलिमिनेशन ट्रिक्स की, इसलिए मैं क्वेश्चंस को उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता था क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके थोड़ा ले जाऊं, बट क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है और सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है, बहुत सारे दूसरे वीडियोज मेरे पेंडिंग है, इसलिए मैं अभी उसमें नहीं लग पाऊंगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में यहाँ पर आपसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज डेवलप्ड इन 2008। अब देखो 2008 ना होकर के 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाय ऑक्सफर्ड पॉवर्टी, ये एक ग्रुप है, हो सकता है ये कोई और ग्रुप होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव ना करके कोई और इनिशिएटिव होगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग साइड द HDI। तो इतने सारी चीजें हैं जो गलत की जा सकती है। 2008 गलत हो सकता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी गलत हो सकती है, ये OPHI ये गलत हो सकता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ना होकर के कोई और प्रोग्राम हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये क्वेश्चन ये जो ऑप्शन है ये रेड फ्लैग से भरा पड़ा है, तो ऑप्शन 1 को मुझे शायद गलत मानना चाहिए, पर हमें दूसरे ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हो सकता है इससे ज्यादा रेड फ्लैग्स कहीं और निकल जाए, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। अब अगले वाले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आर फाउंड इन बिहार। ये सही स्टेटमेंट है, ये इतना कॉमन नॉलेज आप सबको पता होगा कि बिहार जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के मामले में बिल्कुल टॉप पर आता है। शायद सेकंड नंबर पे मेरा स्टेट झारखंड ही आता है। तो दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है कि दोनों कौन ज्यादा बदतर कर सकते हैं इस स्थिति में। हालांकि बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमेशा ये बाजी मार जाता है ज्यादा गरीब होने के मामले में। ठीक है, तो वैसे झारखंड भी इसमें कुछ कम नहीं है, बस यहाँ की पॉपुलेशन अच्छी है, थोड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स है, पुराने जमाने के, ब्रिटिश जमाने के और नेहरू के टाइम के, तो इसके वजह से थोड़ा सा सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही मुझे पता है, मुझे अपने नॉलेज से पता है, इतना नॉलेज सबके पास होगा, तो मैं इसको सही मानते हुए मैं किसे एलिमिनेट कर पा रहा हूं। आप देखो ये ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी कोई एलिमिनेट नहीं होगा, पर 1 में मैंने रेड फ्लैग लगाया है, ये भी मुझे ध्यान रखना है। अब देखो, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ द HDI रिपोर्ट विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज इन 3 डायमेंशंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड द लेबर मार्केट। ये सारी चीजें
काइंड ऑफ अ जेनरिक स्टेटमेंट है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, बट क्योंकि इसमें मुझे कोई रेड फ्लैग नहीं मिला जैसे तुरंत मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 3 डायमेंशन की जगह शायद हो सकता है 4 डायमेंशन होगा, मे बी, बट यहाँ पर इसे चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं इसे 3 की जगह मान लो ये एक्चुअल में 2 डायमेंशन ही होता होगा, अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ 2 की जगह मैं 3 लिख रहा हूँ, तो मुझे इसके साथ साथ यहाँ पे भी 3 चीजों का एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करना पड़ा। 3 में से 2 चीजें रियल होंगी, 1 चीजें फेक होगी, तो एज एन एग्जामिनर में ज्यादा मेहनत मुझे करना पड़ रहा है। जबकि एज एन एग्जामिनर मेरे लिए ये बहुत आसान है कि मैं 2010 को 2008 कर दूं या 9 को 8 कर दूं, ये बहुत आसान है मेरे लिए। तो आप एग्जामिनर के माइंडसेट में जाकर सोचोगे तो ये स्टेटमेंट गलत करना ज्यादा ईजी है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को स्टेटमेंट 1 को मैं गलत मानता हूं तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सीधा सीधा मैं इसकी तरफ आंसर की तरफ पहुंच जाऊंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, 4 मॉडर्नाइजेशंस इन चाइना। चाइना में 1978 में 4 तरह के मॉडर्नाइजेशंस आए थे। ठीक है, इसमें से कौन जो है पार्ट है उन 4 मॉडर्नाइजेशंस का और कौन पार्ट नहीं है। ऑप्शंस की तरफ आप देखोगे तो ऑल 4 जो है कभी भी आंसर नहीं है। तो अब ऑल 4 नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना है। ये आपको और क्वेश्चन ही अपने तरफ से सिग्नल दे रहा है कि भाई कुछ एलिमिनेट करने की हिम्मत दिखाओ। यहाँ पर आप देखो चाइना से आप क्या एसोसिएट करते हो, आप सबसे पहले एसोसिएट करते हो कम्युनिस्ट को एसोसिएट करते हो। कम्युनिस्ट को डेमोक्रेसी नहीं पसंद है, जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है या करंट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इनको नहीं पसंद है, तो डेमोक्रेसी तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। जब मैं इसे एलिमिनेट करता हूं तो मैं कहां तक पहुंच रहा हूं, मैं इसे हटा दे रहा हूं और मैं इसे हटा दे रहा हूं। अब मुझे किसकी तरफ जाना है भाई, 1 2, यानी 1 और 2 तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब मुझे ऑप्शन नंबर 3 की तरफ देखना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब बात मॉडर्नाइजेशन की हो रही है तो कम्युनिस्ट को सारी चीजें पसंद हो या ना हो, बट आज की डेट में हम चाइना को कहां देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में इन्होंने काफी डेवलपमेंट करा है दुनिया के लिए भी और अपने लिए भी, तो ये कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा। तो यहाँ पे भी हम इसको मान सकते हैं कि यार ये एक अच्छी चीज है, मॉडर्नाइजेशन से रिलेट करती है, वहां का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके डायरेक्टली अगेंस्ट नहीं जाती है, तो मैं इसके साथ जाना पसंद करूंगा। अगर आप इतना नहीं भी सोच पाते तो कम से कम 1 और 2 के बीच में आपने 50-50 के चांसेस तो क्रिएट कर ही दिए हैं, ये काफी बड़ी बात है। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये स्टेटमेंट्स दिया हुआ है किसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे भैया करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, माफ करिए इनकरेक्ट पूछ रहा है। इसके ऊपर एग्जाम में जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको फंसाया जाएगा अदरवाइज। ठीक है, चलो स्टेटमेंट्स की तरफ पढ़ते, बिल्कुल ठंडे दिमाग से हम पढ़ेंगे, ज्यादा आपको इसमें हड़बड़ाना नहीं है, अगर हड़बड़ाओगे नहीं तो आंसर तक पहुंच जाओगे। पूछ क्या रहा है देखो, HDI इज द हार्मोनिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंडाइसिस फॉर ईच ऑफ 3 डायमेंशंस। मे बी भाई 3 डायमेंशन की जगह 4 होगा, ये शायद इसको गलत कर सकता है, हार्मोनिक मीन ना होकर के कोई और तरह का मीन निकाला गया होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, इसमें फिर भी एक रेड फ्लैग है कि यहाँ पर 3 डायमेंशन की जगह 4 डायमेंशन करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया। तो हो सकता है ओरिजिनली 2 हो, ओरिजिनली 3 ना हो, ये रेड फ्लैग है, यानी ये इनकरेक्ट हो सकता है, याद रखेंगे, और मुझे इनकरेक्ट की तरफ ही जाना है। अगले स्टेटमेंट में देखते क्या है, दी हेल्थ डायमेंशन इज असेस्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब देखो हेल्थ जो है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या दोनों का एक रिलेशन है, क्या दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है, बिल्कुल रिलेट करता है। ठीक, तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब बढ़ेगी, जब किसी का हेल्थ अच्छा होगा, जब आम पॉपुलेशन के हेल्थ में सुधार होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो ये मुझे एक कॉमन स्टेटमेंट लग रहा है, इसमें मुझे कुछ ऊल जलूल नहीं लग रहा, तो ये मुझे सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। अगले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, द एजुकेशन डायमेंशन इज मेजर्ड बाय मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट्स एज्ड 21 ईयर्स एंड मोर। अब भाई मुझे एक बात बताओ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कूलिंग की हम बात कर रहे हैं, और अडल्ट्स की हम क्यों बात करें? अगर हम स्कूलिंग की बात करेंगे तो बच्चे स्कूल जाते हैं या अडल्ट स्कूल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये 21 ईयर्स एंड अबव ना करके इसमें कुछ भी हो सकता है ना, 14 हो सकता है, 21 की जगह 12 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो ये करेक्ट, इसको गलत करना बहुत ही आसान है, इस स्टेटमेंट को गलत करना बहुत आसान है। यानी कि ये स्टेटमेंट मैं, जैसे इसमें मैंने एक रेड फ्लैग लगाया था, यहां पर भी मैं एक रेड फ्लैग लगा रहा हूं कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट मैंने रेड फ्लैग नहीं लगाया, वो सही हो सकता है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन इज मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक नॉलेज सबको पता है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब इंप्रूव होगी, जब हाथ में क्या आएंगे, पैसे आएंगे। ठीक है, जब तुम एमटीएस से बन जाओगे जीएसटी इंस्पेक्टर, तब ना तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। यानी कि एमटीएस की सैलरी कम है, जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी ज्यादा है, यानी पैसे आएंगे हाथ में मेरे भाई, तब आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है, इसमें मुझे कोई ऊल जलूल बात नहीं लगी। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट मैं सही मान रहा हूं। जब मैं सही मान रहा हूं तो सेकंड स्टेटमेंट मुझे जहां मिला मैं उसे हटा दिया, सेकंड या फोर्थ जहां मिलेगा मैं उसे हटा दूंगा, सेकंड या फोर्थ जहां मिलेगा मैं उसे हटा दूंगा। फर्स्ट एंड थर्ड में ऑलरेडी रेड फ्लैग लगा हुआ था और मुझे इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो
मैं इसके साथ सीधे सीधे जा सकता हूं। तो ये आपको दिमाग में थोड़े ठंडे दिमाग से एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना है बस, उसके बाद आप आंसर तक काफी नजदीक पहुंच सकते हो। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देख लेना यार, ऐसे ही क्वेश्चंस मुझे मिले, स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, कोई दूसरा चारा नहीं था, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अब जिन बंदों ने कैग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा वो सीधे छोड़ देंगे, बोलेंगे यार मैं नहीं जानता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इसको नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन हम देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले करेक्ट पूछा जा रहा है, हमें ध्यान रखना है। चलो, ऑफिस ऑफ द 1919, अब देखो ये एक साल है, एक ईयर है, इसमें रेड फ्लैग आराम से लगा दो। 1919 को गलत करना बहुत आसान है, ठीक है, तो मैं इसे रेड फ्लैग लगा दे रहा हूं। अगला क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैग हेड इज नोन एज दैट कैग हेड्स इज नोन एज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IANAD। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सही है। आई होप मुझे कि आपको इसकी जानकारी थोड़ी बहुत होगी अगर आप लोग कैग के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एम कर रहे हो, ठीक है। जैसे इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ऑडिटर, अकाउंटेंट, ये सारे सीजीएल में निकलते हैं, तो इसके बारे में शायद आपको जानकारी होगी भी, ठीक है। तो मैं इसे एक नॉलेज बेसिस पर मैं इसको सही मान रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो फिर भी चलो अपन देखते हैं आगे, ठीक है। वैसे नॉलेज होनी चाहिए, बट चलो इसको मैं एक छोटा टिक यहाँ पर लगाता हूँ। अगला स्टेटमेंट जो है, ऑफिस ऑफ द कैग विथ इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली इज अ वास्ट ऑर्गेनाइजेशन बीइंग द सिंगल ऑडिट अथॉरिटी फॉर द सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज। बिल्कुल ये सही बात है, अगर आपने थोड़ी सी भी पॉलिटी पढ़ी है, कैग के बारे में पढ़ा है, तो ये एक सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा गलत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी चलो, मुझे लगता है आपको पता है, नहीं पता है मैं नहीं जानता हूँ। चलो, कैग वॉज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द यूएन विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1991। आराम से यहाँ पर भी देखो एक रेड फ्लैग लग गया कि नहीं लग गया। इस चीज को गलत करना कितना आसान है एज एन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं फर्स्ट को गलत मानूं, मैं फोर्थ को गलत मानूं, 2 और 3 सही मुझे आपको नहीं भी पता, मैं मान लेता हूं कि ये कॉमन चीज है, आपको नहीं भी पता है, बट फर्स्ट गलत है, फोर्थ गलत है, ये तो आपको पता है। फर्स्ट 4 गलत है, फर्स्ट 4 गलत है, फर्स्ट 4 गलत है, इसमें फर्स्ट और फोर्थ नहीं है, मैं इसके साथ चीज आ गया। तो या तो आपको ये दो और 3 है, ये जनरल स्टेटमेंट है, अगर इनके बारे में जानकारी है तो आप आंसर तक पहुंच गए। अगर नहीं है तो आप अगर इस चीज को समझोगे कि इन जो डेट्स है इनको गलत करना बहुत आसान है, तो आप आंसर तक पहुंच गए हो, ठीक। अब देखो अगले सवाल में, देखो ये मैं एक ऐसा एग्जांपल लेकर के आया हूं जहां पर एलिमिनेशन फेल होता है, और ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन का यूज करके भी आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए अगर आपको डायरेक्ट नॉलेज नहीं। वैसे तो ये बहुत इजी सवाल है, सब किसी को पता होगा, न्यूज में भी काफी रहता है, बट अगर आपको नहीं पता मान लो, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन इकोनॉमी में फॉरेक्स का मतलब क्या होता है, ये फॉरेक्स बोल रहा है। मैंने वर्ड एसोसिएशन आपको सिखाया था कि वर्ड एसोसिएशन से आप आंसर आ सकते हैं, यानी समथिंग रिलेटेड टू फॉर एंड रेक्स, फॉ और रेक्स, इससे रिलेटेड कुछ आएगा। तो फॉ से देखो क्या है, फॉ से फॉर्मल, ठीक है, फॉ से फॉर्मल हो सकता है, एक और जगह फॉर्मल दिख रहा है, फॉ से लेकिन फॉरेन भी तो हो सकता है, और एक और जगह फॉरेन में हो रहा है। यानी ये लॉजिक आपको क्या बोल रहा है कि 1 और 3 में से आंसर होगा या 2 और 4 में से आंसर होगा। बट भाई पहले भी तो आपकी प्रोबेबिलिटी 25% की थी, डायरेक्ट तुक्का मार देते। अभी भी क्या है, प्रोबेबिलिटी 25% से बेटर हुई क्या, आपको अपने फायदे में आई नहीं आई, क्योंकि एक ट्रिक आपको क्या बोल रही है 1 और 3, और दूसरा 2 और 4 बोल रहा है, तो यानी कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट तो हुआ ही नहीं। चलो आगे देखते हैं, क्या रेक्स फॉर के बाद रेक्स या एक्स से कुछ बनता है, तो एक्सपेंडिचर, चलो मे भी, तो एक्सपेंडिचर तो यहां भी है, फिर एक्सचेंज भी तो एक्स ही होता है, एक्सचेंज भी तो यही होता है। तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि इस ऑप्शन में अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो एलिमिनेशन लगा के भी आप आंसर तक नहीं पहुंच रहे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना चाहिए। यू शुड स्किप दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको जरूर स्किप करना चाहिए। वैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत कॉमन सवाल है, ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल ऐसा भी लेकर आना चाहता था कि एलिमिनेशन जहां पर आपको अप्लाई करके आंसर नहीं अटेम्प्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन भी दिखाने जरूरी होते हैं। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, As of November 2023, the number of आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इन इंडिया इज डैश अप्रोक्सीमेटली। कितने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, नवंबर 2023 की बात हो रही है। अब यही डेटा आपको चेंज कर करके कुछ भी पूछ सकता है। मेरा काम है आपको ट्रिक सिखाना। इसमें देखो आप चाहे तो वो वाला लगा लो कि जो सबसे बड़ा को हटा दो, सबसे छोटा को हटा दो, बट मैं उससे अतर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैंने क्या बोला था, बिल्कुल आखिरी जब कुछ नहीं बचेगा, जब कुछ नहीं लग रहा होगा तब उसको लगाना है। मैं इसमें आपको एक चीज सिखाया था, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने रिपीटेडली आपको ये बात समझाई है कि जो रियल वर्ल्ड डेटा होता है वो परफेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड का जो डेटा होगा जिसे आप मेजर करोगे वो परफेक्ट टाइप का नहीं दिखेगा कि 1 लाख 2 लाख, ऐसा परफेक्ट नंबर्स नहीं मिलेंगे। जब आप पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रहे होंगे, जैसे जब ये जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा, इसका टारगेट सेट किया होगा किसी सेक्शन ऑफिसर ने, किसी अंडर सेक्रेटरी ने, जब इसका टारगेट बनाया होगा तो उसने बोला होगा कि सर अपन 2 लाख सेंटर्स का टारगेट लेते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट नंबर्स ऐसे, क्योंकि टारगेट्स हमेशा आप ऐसे लेते हो। आप एग्जाम में टारगेट क्या लेते हो अपने, मान लो आपका सीजीएल का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम, उसमें क्या टारगेट लोगे, मुझे 150 लाना है, मुझे 160 लाना है। कोई ऐसा टारगेट लेता है क्या कि मुझे 163 लाना है,
ऐसा टारगेट तो कोई आमतौर पे नहीं रखता, अपने लिए ऐसे परफेक्ट नंबर्स में टारगेट रखते। तो जब आप पॉलिसी बनाते हो, जब आप टारगेट्स बनाते हो, तो आप परफेक्ट नंबर्स लेते हो, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में डेटा को मेजर करते हो तो परफेक्ट नंबर्स आने के चांसेस बहुत डाउन है। ऐसा नहीं कि कभी आएगा ही नहीं, बट रियल वर्ल्ड में जो डेटा है वो ऐसे परफेक्ट लुकिंग नंबर्स नहीं होते, अच्छे दिखने वाले नंबर्स ऐसे वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं कि जो अच्छे दिखने वाले नंबर्स नहीं है वो क्या है, यही दोनों आते हैं, ठीक है। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैं इसके साथ जाना चाहता हूं, इन दोनों के बीच में मैं कुछ अटेम्प्ट करूंगा। वैसे मैं सेकंड नंबर के साथ जाऊंगा, या फिर आप दूसरा वाला लगा सकते हो कि जो सबसे बड़ा है उसको हटा दो, सबसे छोटा है उसको हटा दो, तो सबसे बड़ा इसको हटा दो, सबसे छोटा इसको हटा दो। उससे भी हम आंसर्स के करीब पहुंच रहे हैं। बट ये दोनों ट्रिक्स हैं काफी रिस्की हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा एग्जाम में कितना रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि भैया तुम नहीं लोगे तो जो लोग भी एग्जाम को क्रैक करेंगे वो सारे लोग रिस्क ले ही रहे होंगे। या तो वो रिस्क ले रहे होंगे, या तो उनकी मैथ रीजनिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी, 100% अटेम्प्ट करेंगे वहां पे, इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी। अब ये आपके ऊपर है, आपको ये डिसीजन लेना है कि आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, दिस इज अप टू यू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अबुआ आवास योजना की बेनिफिशियरीज के ऊपर बात हो रही है। हमारे झारखंड स्टेट का ये योजना है, तो इसके बारे में वैसे मुझे बीइंग अ झारखंडी मुझे ये चीजें पता है, बट ज्यादातर लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता रहेंगी। और ऐसा कोई रैंडम से किसी भी स्टेट का उठा के कोई भी स्कीम आपसे पूछेगा जब आपके अपकमिंग एग्जाम में, तो हर चीज आप कवर करके नहीं जा सकते। तो चलो इसमें पूछ क्या रहा है, एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं इस योजना के बारे में। अबुआ क्या होता है, नॉन झारखंडी लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन आवास क्या होता है ये तो ज्यादातर लोगों को पता है ना। आवास का मतलब किसी को रहने के लिए घर दिया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट किसी को घर प्रोवाइड कर रही है। अब घर किसे देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या होमलेस लोगों को घर देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अनअटेंडेड इंडिविजुअल्स को क्या घर देना चाहिए, या जो लोग अकेले रहते हैं जिनका कोई नहीं है, क्या उनको घर देना चाहिए गवर्नमेंट को? बिल्कुल देना चाहिए। तो ऑप्शन ये तो मुझे सही लग रहा है कि हाँ भाई देना चाहिए, ऐसे लोगों को तो देना चाहिए। अगला क्या, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मेंबर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पीवीटीजीज जो है इनकी हालत बहुत ज्यादा अभी खराब है। तो ये भी मुझे पता है, इस वर्ड नाम ही वल्नरेबल है। अगर पीवीटीजी क्या होते हैं आपको नहीं भी पता, तब भी यार जिसके नाम में ही वल्नरेबल आ रहा है, क्या उसे प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बात कर रहा है, जो क्वेश्चन है उसके तरफ लीन कर रहा है। अब अगला देखो, करेंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अरे भाई मतलब अगर अभी कोई जीएसटी इंस्पेक्टर है, वो अच्छी खासी पैसे कमा रहा है, ठीक है, डे इन द लाइफ ऑफ जीएसटी इंस्पेक्टर की वीडियो बना रहा है, यूट्यूब पे डाल रहा है, आईफोन से वीडियो शूट कर रहा है, बिल्कुल अपनी वर्दी की फोटो चमका चमका के रील्स डाल रहा है, शॉर्ट्स डाल रहा है, वैसे बंदे को क्या मैं अबुआ आवास योजना के तहत कवर करूं? मैं उसको भी अपने मतलब ये जो मकान बनाने इसमें जो खर्चा लग रहा है उसमें जो करंट सर्विंग है, मतलब चलो रिटायर्ड की बात होती है, एक बार समझ में भी आता था, जो करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मैं उसको इसमें क्यों कवर करूंगा? बिल्कुल ही तुक नहीं बना रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। मैं इसको इसलिए लेकर आया हूं कि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, यहां पर इसको पढ़ेंगे अबुआ आवास योजना, बोलेंगे अरे भाई इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं, और क्वेश्चन कर देंगे वो स्किप। ये मूर्खों वाली हरकत आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ये कर दिए ना कि क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के स्किप करो, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा एग्जाम नहीं क्रैक होगा। मेरी गारंटी है, ठीक है, मेरी गारंटी है, नहीं बनने वाले तुम एसीआईयू अगर ऐसे करोगे तो। पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसके बाद डिसीजन लेना है, ठीक है। जब सी को हटाऊंगा तो ये हट गया हट गया हट गया, मैं सीधा आंसर की तरफ पहुंच गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में आओ। अगेन ये झारखंड से इनडायरेक्ट वे में रिलेट करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जनजातीय गौरव दिवस 2023, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जनजातीय गौरव दिवस के बारे में चलो, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं भी पता, फिर भी आपको इतना तो पता है कि जनजाति का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ट्राइबल्स की कुछ बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पैन इंडिया सेलिब्रेशंस मार्क द जनजातीय गौरव दिवस ऑन 11 नवंबर 2023। अच्छा मे बी शायद ये हुआ होगा, बट अगला देखो, दिस इवेंट इज टू पे ट्रिब्यूट्स टू भगवान बिरसा मुंडा ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। अब इतना तो सबको पता है कि भगवान बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा के बारे में सबने थोड़ा कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि हाँ ये ट्राइबल के कोई फिगर थे। जिसको अगर बहुत ज्यादा नहीं भी पता, तब भी इतना तो पता होगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर थे ये, ठीक है। तो ये काफी जेनरिक स्टेटमेंट है, सही होने के चांसेस। अब यहाँ देखो 11, इसको मैंने थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन करना चाहिए था। 11 नवंबर 2023, इसको चेंज करना कितना आसान है, हो सकता है क्योंकि मैं एक्चुअल झारखंड से रहता हूँ, तो 11 नहीं है 15 है भाई। तो ये देखो 15 को 11 किया हुआ है, नवंबर चेंज किया जा सकता था, 2023 चेंज किया जा सकता था। तो यहाँ पर भैया रेड फ्लैग ही रेड फ्लैग भरे हुए हैं। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, सही हो सकता है। अगला क्या, प्राइम मिनिस्टर पीएम जनमन योजना जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि आपको आइडिया नहीं है। पीएम ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, शायद किया होगा, मुझे नहीं पता भाई। लेकिन ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में रेड फ्लैग मुझे दिख गया था। मैं स्टेटमेंट 1 को अगर हटाता हूं तो मैं ये हटा दूंगा, मैं ऑल स्टेटमेंट सर करेक्ट भी हटा दूंगा, क्योंकि 1 जो है मैंने रेड फ्लैग लगा रखा है, मैं ये भी हटा दूंगा। मैं सीधे सीधे आंसर तक पहुंच गया हूं, बात खत्म है। और ऑप्शन नंबर 2 मैंने सही माना था, ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ मिल भी रहा है, तो मुझे एक तरीके से अश्योरेंस भी हो गया, ठीक। चलो अगले सवाल में देखते हैं, यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम ग्रांट प्रोवाइडेड अंडर द कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट CFPG ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब बताओ
कौन माइका लाल होगा जो ये पढ़ के गया होगा? अगर पढ़ के भी गया होगा तो किस माइके लाल को ये चीज याद रहेगी मेरे भाई? शायद 10 में से किसी एक बंदे को, या मतलब 1000 में से किसी एक बंदे को शायद ये याद रह जाए तो रह जाए। ये बिल्कुल समझ लो कितना अंदर घुस के आपसे पूछा जा रहा है, और ऑप्शन देखो कैसे लगाए हुए हैं। लेकिन इसमें भी जिसने एलिमिनेशन की अच्छी प्रैक्टिस की है वो डरेगा नहीं, उसको दिख जाएगा कि भाई मुझे यहाँ सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भाई? देखो, ₹5 लाख, ₹5 लाख, खत्म करो, इसको नहीं पढ़ना है, खत्म हो गया ये दोनों। अब इन दोनों के अंदर देखो, अब मुझे क्या देखना है? कैन बी इंक्रीज टू ₹10 लाख, कैन बी इंक्रीज टू ₹20 लाख। तो अब 10 और 20, लेकिन यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 4 में, स्टेटमेंट 4 में भी आपको 20 लाख मिल रहा है। यानी एक तरीका आपको क्या बता रहा है कि 5 और 5, यानी एक तरीका बता रहा है कि 1 और 3 में से कोई एक आंसर होगा। दूसरा तरीका ये बता रहा है कि यहाँ 20 दिख रहा है, यहाँ 20 दिख रहा है, यानी 3 और 4 में से भी एक आंसर हो सकता है। यानी यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, सीधा सीधा 3 के साथ चले जाओ, आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? आई होप ये चीज जो मैंने 1, 3 और 3, 4 वाली समझाई थी ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, चलो अगले सवाल में सीधा सीधा वर्ड एसोसिएशन से बन जाएगा। पीएम मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2023, हालांकि ये जो कॉन्फ्रेंस है अभी भी न्यूज में रहा था, बताओ कितने नैनोमीटर का, ऑप्शंस का इसका आंसर दो आप लोग कमेंट में, कितने नैनोमीटर का चिप यहाँ पर डेवलप किया गया था, शोकेस किया गया था सेमीकॉन इंडिया जो अभी लेटेस्ट इसका एडिशन हुआ है उसके अंदर क्या शोकेस किया गया था, कितने नैनोमीटर का चिप शोकेस किया गया था? नंबर 1 ये बताओ, और नंबर 2 किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस चिप को डेवलप करा था? इसका आंसर कमेंट में देना, मैं देखता हूँ करंट अफेयर कितने लोग फॉलो कर रहे हो। चलो अब देखते हैं इसका आंसर कैसे देना है आपको। अब प्रीमियर शोकेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन जुलाई 28, 2023, यानी 23 जुलाई को ये सेमीकॉन इंडिया किस चीज से रिलेटेड है? अब जो लोग लेटेस्ट न्यूज फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान सवाल है, लेकिन मैं तो आपसे नहीं फॉलो कर रहे हो तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सेमीकॉन, यहाँ पर क्या आ रहा है, सेमीकॉन, और आगे में लगा दिया डक्टर। ठीक है, तो अब वर्ड एसोसिएशन से सीधा सीधा आपको आंसर मिला, नहीं मिला। अब आप बोलोगे सर नहीं ऐसे मुझे डर लगेगा एग्जाम में। डर लगेगा तो लगाओ डर, मैं क्या करूं, डरते रहो। डरने वाले लोग ACIO नहीं बनोगे मेरे दोस्त, समझ लिए, क्योंकि आगे जाकर भी ऐसे ही डरोगे। लिमिटेड रिसोर्सेस में अगर सही बेस्ट यूज नहीं कर पाओगे तो कौन बात के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, किस बात के ऑफिसर? देश को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो इतने डरपोक है। अगर डर से आगे बढ़ोगे उसके आगे जीत है। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्या, एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम जो इंडिया में लॉन्च हुआ सितंबर 2023 में, प्रीवियस ईयर का ये करंट अफेयर है। तो अब इसके बारे में स्टेटमेंट है। ज्यादातर लोग यहीं पे छोड़ देंगे कि भाई यहीं पे गिव अप मार दिया, हो गया हमारा, नहीं होने वाला इस बार सिलेक्शन। लेकिन आप स्टेटमेंट्स को पढ़ो पहले। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर द एंड्रॉइड बाय गूगल इन इंडिया, मे बी, मुझे क्या पता, बट एंड्रॉइड से गूगल का रिलेशन तो है, तो हो सकता है कि सही होने के चांसेस बनते हैं। फेसबुक इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ गूगल इन दिस सिस्टम। एक मिनट, फेसबुक और गूगल कब से पार्टनर हो गए बे? फेसबुक और गूगल एकदम आर्च नेमेसिस है। फेसबुक गूगल कभी एक जैसे हो नहीं सकते, एक दूसरे के पार्टनरशिप कर नहीं सकते। अगर ये लोग पार्टनरशिप करने के लिए आए तो समझ लो सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाएगा। जैसे अगर आदित्य रंजन और ये वाला एग्जाम्पल लिया जाए या नहीं लिया जाए चलो आदित्य रंजन और अभिनय शर्मा सर दोनों अगर एक साथ आए किसी चीज के लिए तो समझ लो वो चीज नहीं होने वाली है वो यार क्या ट्रेजेडी है दुनिया की। तो जैसे ये दोनों आपस में आएंगे तो आप समझ लो कि वो चीज सफल नहीं होने वाली। उसी तरह फेसबुक गूगल जो है एक दूसरे के अपोजिट टीम में खेलते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों साथ किसी चीज में आएंगे तो उस चीज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर आप समझो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल इसको आप रॉन्ग मानो। जब इसको रॉन्ग करते हो तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये हट जाएगा। स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट, ये हट जाएगा। 2 है, इसमें भी 2 है, सीधा आंसर तक पहुंच गया। क्या मैंने कितना नॉलेज यूज किया? मैंने कोई नॉलेज यूज नहीं किया। इतना बेसिक जानकारी भी अगर आपको नहीं है कि फेसबुक और गूगल जो है अपोजिट टीम्स के हैं, दोनों में राइवलरी है काइंड ऑफ, तब फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता भाई। इतना अवेयर तो रहना पड़ेगा, इतना अवेयर और इतना प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके पास होना पड़ेगा, ठीक। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, नवंबर 2023 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डिसाइडेड दैट आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बी रीनेम्ड एज। ये देखो आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से काफी सवाल आए हैं, ठीक है। तो इसको रीनेम कर दिया जाएगा। अच्छा क्या रीनेम करके क्या करोगे? आयुष्मान आरोग्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य। अब देखो आयुष्मान आरोग्य, आयुष्मान आरोग्य, क्या मैं इन तीनों को पढ़ूं? तेल लेने जाओ भाई, जो लिखना है लिखो। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर से हैं, इसी के बीच में आंसर होगा। अब देखो भाई सरकार किसकी है? बीजेपी की है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट किसकी है? उस वक्त तो बीजेपी की थी, अभी भी बीजेपी की है और आगे भी शायद इसी की रहेगी, जैसे आसार लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो केंद्र और मंदिर। अब बीजेपी जो है किसके तरफ ज्यादा जाती है? मंदिर की तरफ जाती है ना, क्योंकि इनको क्या बहुत ज्यादा बोला गया था कि ये तो सिर्फ मंदिर 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 की बात करते हैं, हेल्थ एजुकेशन पे काम नहीं करते। तो इनको बोला कि बेटा हम हेल्थ एजुकेशन पे भी काम करेंगे और साले उसका नाम भी मंदिर ही रख देंगे। आना है तो आओ, ठीक है, बेनिफिट लेना है तो लो, हम तो नाम ही रखेंगे। तो इससे रिलेट करता है। अब इसके लिए क्या है, थोड़ी आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज चाहिए, थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना है। अगर आपको इतना भी नहीं पता कि बीजेपी और मंदिर के बीच में क्या रिलेशन है, इतना इंस्टाग्राम रील्स तो आप भी स्क्रॉल करते होगे, ठीक है, तो आप 50-50 पे पहुंचकर सीधे आंसर तक भी पहुंच सकते हो। अगर आंसर तक नहीं भी पहुंच पाए, मान लो आप
बहुत भोले भाले इंसान हो, मंदिर वगैरह क्या होता है नहीं जानते हो, पता नहीं मतलब फिर कहाँ रहते हो, तब भी आप 50-50 तक तो पहुंच ही गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सबसे पहले भाई समझ लो इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, अबाउट द दिल्ली गवर्नमेंट्स ग्रीन वॉर रूम। ग्रीन वॉर रूम के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पकड़ना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना और भी ज्यादा आसान होता है। चलो, ग्रीन वॉर रूम इज द दिल्ली गवर्नमेंट्स कंट्रोल सेंटर टू मॉनिटर द पॉल्यूशन एंड सॉल्व कंप्लेंट्स। देखो, ग्रीन रूम से, ग्रीन वॉर रूम से काफी ज्यादा रिलेट कर रहा है। पॉल्यूशन और ग्रीन दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है, तो ये जेनेरिक टाइप का स्टेटमेंट है, बहुत इसमें उल जलूल बात नहीं, एक कॉमन सेंस से हट के कुछ बात नहीं की जा रही, तो इसको मैं सही मान सकता हूं। Though the Green War Room in functions around the year, the 24/7 monitoring started in December 2023। अब देखो भाई, ये जो है दिसंबर 2023 ना हो करके कोई और टाइम हो सकता है ना क्या? एज एन एग्जामिनर इस चीज को गलत करना, इसे इनकरेक्ट बनाना बहुत आसान है या नहीं है? बिल्कुल है, तो मैं इसमें रेड फ्लैग लगा देता हूं, ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो सकता है। अगला जो क्या है, पीपल कैन रिपोर्ट एयर पोल्यूशन रिलेटेड कंप्लेंट्स टू द ग्रीन वॉर रूम थ्रू द ग्रीन डेली मोबाइल एप्लीकेशन। ये भी एक जेनेरिक टाइप का स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यार ग्रीन वॉर रूम को पोल्यूशन रिलेटेड जानकारी तो दी ही जानी चाहिए, और जो एप्लीकेशन है उसका नाम भी काफी ज्यादा रिलेट कर रहा है, कोई उल जलूल सा नाम नहीं रखा कि दोनों के बीच में कोई संबंध ही ना स्थापित हो सके। ठीक है, तो अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 2 को गलत, स्टेटमेंट नंबर 1 को सही मानता हूं और 2 को गलत मानता हूं, तब मैं कहां पहुंच रहा हूं? अगर 1 को मैं सही मान रहा हूं, और याद रखिएगा हमें इनकरेक्ट पकड़ना है, 1 को मैं सही मान रहा हूं तो 1 हट गया, ये हट गया। अब 2 और 3 में से गलत होने की ज्यादा चांसेस किस में? भाई हमने रेड फ्लैग जो कहां लगाया था? ऑप्शन 2 में, स्टेटमेंट 2 में, तो इसी के साथ हम जाएंगे क्योंकि हमें इनकरेक्ट पकड़ना था। सीधे सीधे हम आंसर तक पहुंच गए। ठीक, चलो, तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। काफी एक्साइटमेंट में मैं आ गया था। ठीक है, वीडियो एंड होता है, तो आई होप आपको वीडियो से बहुत सारी यूजफुल जानकारी मिली होगी। और अगर आप लोग जीके के सुपर शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हो जिसमें अंडर 100 पेजेस के इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं, तो आप पहले कमेंट को चेकआउट करना, वहाँ पे आपको इसका डेमो भी मिल जाएगा। और एग्जाम क्लस्टर ऐप के ई बुक वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको ये जो है PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। याद रखिएगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स के नोट्स हैं। ऐसा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि इसमें मैंने सारा जीके नोट्स 100 पेज में प्रोवाइड कर दिया है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पेजेस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप अपकमिंग किसी एग्जाम के लिए एम करो और समय अगर आपके पास बहुत ज्यादा नहीं बचा, तो इस नोट्स के साथ आप जा सकते हो, इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, या फिर फोन में रखकर पढ़ लेना, लैपटॉप पे पढ़ लेना, आपको काफी हेल्प कर जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो, वीडियो में कोई चीज मैंने ऐसे बोली होगी जिससे अगर आप ऑफेंड हुए होगे तो प्लीज हो जाओ, और कमेंट में अपना ऑफेंसिव जो है ऑफेंड वाली चीजें पूरी दिखाओ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।